国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने इक्वाडोर के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की। वांग यी ने चिली के विदेश मंत्री के साथ वार्ता की। चीन ने रॉकेट के पहले चरण को जमीन पर सफलतापूर्वक उतारा। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 18 अगस्त की दोपहर के बाद पेचिंग में यात्रा पर आए इक्वाडोर गणराज्य के राष्ट्रपति डैनियल रॉय गिलक्रिस्ट नोबोआ अजिन के साथ वार्ता की। शी ने कहा कि वर्तमान वर्ष चीन इक्वाडोर के बीच सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की 10वीं वर्षगांठ है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में कैसे भी बदलाव आए, चीन हमेशा रणनीतिक और दूरगामी दृष्टि से द्विपक्षीय संबंधों को देखता है और इक्वाडोर के साथ समान कोशिश कर दोनों देशों के संबंधों को निरंतर नई मंजिल पर पहुंचाने और दोनों देशों की जनता को अधिक कल्याण देने को तैयार है। शी ने बल दिया कि दोनों पक्षों को पारस्परिक राजनीतिक विश्वास मजबूत कर एक दूसरे के केंद्रीय हितों तथा बड़ी चिंता वाले सवालों पर पारस्परिक समझ और समर्थन बरकरार रखना चाहिए। चीन दोनों देशों की सरकारों, विधानसभाओं, पार्टियों आदि विभिन्न क्षेत्रों की आवाजाही घनिष्ठ बनाने, राष्ट्र शासन के अनुभवों का आदान प्रदान करने और अपने अपने देश के आधुनिकीकरण के रास्ते पर हाथों में हाथ मिलाकर चलने का उत्सुक है। डैनियल नोबोआ ने कहा कि चीन इक्वाडोर का अहम साझेदार और दोस्त है। दोनों पक्षों की समान कोशिशों से इक्वाडोर चीन संबंध नए चरण में दाखिल हुए हैं, जिसने दोनों देशों की जनता को ठोस लाभ दिलाया है। इक्वाडोर चीन के साथ राजनीतिक विश्वास गहराने और चीन के साथ सहयोग को बड़ा महत्व देते हुए विभिन्न क्षेत्रों का सहयोग बढ़ाने को तैयार है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 19 अगस्त को पेचिंग में चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना के साथ वार्ता की। वांग यी ने कहा कि वर्तमान वर्ष चीन चिली सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ है। चीन चिली की नई सरकार के साथ चीन चिली संबंध नई मंजिल पर पहुंचाने को तैयार है। चीन चिली के साथ एपेक के चीनी वर्ष से केंद्रित रहकर सहयोग गहराकर एशिया व प्रशांत समुदाय और एशिया व प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण में तेजी लाना चाहता है। पेरेज ने कहा कि चिली की नई सरकार एक चीन सिद्धांत पर कायम रहकर सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। शुभकामना है कि एपेक का चीनी वर्ष सफल होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 19 अगस्त को घोषणा की कि दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों के निमंत्रण पर सीपीसी केंद्रीय कमेटी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी 19 से 22 अगस्त तक दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे। इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान वांग यी चीन इंडोनेशिया सर्वांगीण रणनीतिक वार्तालाप तंत्र की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे और रक्षा मंत्री तुंग चुन के साथ चीन और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की बैठक के 2+2 वार्ता तंत्र की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक में उपस्थित होंगे। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में चीन इस संधि के तहत अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाता है और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। चीन भविष्य में भी वैश्विक मरुस्थलीकरण नियंत्रण के लिए चीनी समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। ये बात 18 अगस्त को चीन की राजधानी पेचिंग में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता लिन चेन ने कही। दरअसल यूएनसीसीडी के हस्ताक्षरकर्ताओं का सम्मेलन 17 से 28 अगस्त तक मंगोलिया की राजधानी उलानबातर में आयोजित किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में लिन चेन ने कहा कि मरुस्थलीकरण से लड़ना मानव जाति के सतत विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है। चीन इस अवधारणा का पालन करता है कि स्वच्छ जल और हरे भरे पहाड़ अमूल्य संपत्ति हैं। इसके तहत चीन ने लगातार 40 वर्षों तक भूमि क्षरण में शून्य वृद्धि और मरुस्थलीकरण तथा रेतीकरण में दोहरी कमी हासिल की है। साथ ही वन क्षेत्र और वन भंडार में दोहरी वृद्धि दर्ज की गई है। इस तरह चीन ने वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण में शून्य वृद्धि के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
19 अगस्त को चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड से मिली खबर के अनुसार इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक राष्ट्रीय रेलवे ने कुल 2 अरब 35 करोड़ टन माल का परिवहन किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 0.7% अधिक है। प्रतिदिन औसतन 1,87,000 गाड़ियां लोड हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 2.1% अधिक है। इससे समाज भर में रसद लागत को कम करने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्थिर संचालन को सुनिश्चित करने में विश्वसनीय सहायता मिलती है। रेलवे विभाग राष्ट्रव्यापी रेलवे नेटवर्क और केंद्रीकृत एवं एकीकृत प्रेषण एवं कमान के लाभों का पूर्णतया उपयोग करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियों के परिवहन को प्राथमिकता देते हैं और सुनिश्चित करते हैं, जिससे तीव्र और कुशल वितरण सुनिश्चित होता है। साथ ही रेलवे विभाग ने सुधार और नवाचार को और गहरा किया और बहुविध परिवहन का जोरदार विकास किया। चीन ने 19 अगस्त यानी बुधवार सुबह पुनः प्रयोज्य रॉकेट च्यूछुए 3 का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही चीन ने रॉकेट के पहले चरण को जमीन पर सफलतापूर्वक उतारने की पहली उपलब्धि हासिल की। च्यूछुए 3 Y2 वाहक रॉकेट ने उत्तर पश्चिमी चीन के तोंगफंग वाणिज्यिक अंतरिक्ष नवाचार पायलट क्षेत्र से सुबह 7:35 पर पेचिंग समय के अनुसार उड़ान भरी। प्रक्षेपण के बाद रॉकेट के पहले चरण को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया योजना के अनुसार पूरी हुई। इसके साथ ही यह मिशन पूरी तरह सफल रहा। यह मिशन 10 जुलाई को समुद्र में लॉन्ग मार्च 10B के पहले चरण को सफलतापूर्वक उतारने के बाद किया गया है। इसके साथ ही यह तैनाती योग्य लैंडिंग लेग्स की मदद से रॉकेट के पहले चरण को जमीन पर नियंत्रित तरीके से उतारने का चीन का पहला सफल प्रयास है। इसे चीन की पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। चीनी समानव स्पेस एजेंसी के अनुसार चीन का चांगअ 7 चंद्रयान जल्द ही उचित समय पर प्रक्षेपित किया जाएगा। चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार चांगअ 7 अंतरिक्ष यान और लॉन्ग मार्च 5 Y14 रॉकेट के संयोजन को दक्षिण चीन के हेनान प्रांत में स्थित वनचंग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल पर लॉन्चिंग पैड पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है। बाद में योजनानुसार प्रक्षेपण से पहले विभिन्न जांच, संयुक्त परीक्षा और प्रणोदक भरने का कार्य किया जाएगा। चांगअ 7 चंद्रयान का मुख्य कार्य ऊंची सटीकता से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, मूविंग, उछाल तथा स्थायी रूप से छायादार क्रेटर्स के अन्वेषण में कुंजीभूत तकनीकी महारत हासिल करना और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पर्यावरण और संसाधन का पर्यवेक्षण करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चलाना है। 19 अगस्त यानी बुधवार को चीन में 9वां चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। चीनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार 2025 के अंत तक देश में पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या 52.9 लाख तक पहुंच गई, जो 14वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से अधिक है। 2012 की तुलना में स्नातकोत्तर और स्नातक डिग्री धारकों तथा वरिष्ठ पदों पर कार्यरत चिकित्सकों का अनुपात भी बढ़ा है। इसके अलावा वर्ष 2025 में चीन के चिकित्सा संसाधनों में 10.6 अरब से अधिक बार मरीजों का उपचार किया गया। चीन के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक उच्च मध्यम आय वाले देशों और 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों में अग्रणी स्तर पर पहुंच गए हैं। यह अब तक का सबसे बेहतर स्तर है। चीनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि चिकित्सा गुणवत्ता और सुरक्षा उसकी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध लोगों के कल्याण और सामाजिक स्थिरता से है। हाल के वर्षों में चीन में चिकित्सा गुणवत्ता और सुरक्षा में लगातार सुधार हुआ है। इसके साथ ही कई प्रमुख संकेतकों में भी साल दर साल सुधार दर्ज किया गया है। स्थानीय समयानुसार 18 अगस्त की दोपहर को चीनी सरकार द्वारा कोलंबिया को भेजी गई भूकंप राहत सामग्री कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के एल डोराडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। कोलंबिया में चीनी राजदूत चू चिंगयांग ने कोलंबियाई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी, विदेश मंत्रालय और स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हवाई अड्डे पर स्वागत समारोह आयोजित किया। चीनी पक्ष की ओर से अपने भाषण में चू चिंगयांग ने कहा कि चीनी और कोलंबियाई टीमों ने कठिनाइयों को पार करते हुए दिन रात काम किया और सहायता सामग्री के सुचारू आगमन को सुनिश्चित करने के लिए घनिष्ठ सहयोग किया। यह चीन और कोलंबिया के बीच गहरे जन समर्थन और मजबूत मित्रता का पूर्ण प्रदर्शन है और द्विपक्षीय संबंधों के पारस्परिक रूप से लाभकारी स्वरूप को दर्शाता है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान
सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। इन दिनों हम आपको चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों की जानकारी दे रहे हैं। आज एक नई कड़ी की शुरुआत करेंगे जिसका शीर्षक है उइगर जाति के गांव, गीत नृत्य के घर। उइगर जाति मुख्य रूप से चीन के उत्तर पश्चिमी भाग के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश में बसी हुई है। इनमें से अधिकतर निवासी थिएनशान पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में बसे हुए हैं और कुछ शिनजियांग के उत्तरी भाग के ईली क्षेत्र और अन्य स्थानों में भी फैले हुए हैं। उइगर का अर्थ एकता और संयुक्तता है। इस जाति की अपनी भाषा और लिपि है और अपनी जातीय शानदार संस्कृति है। यहाँ का संगीत, नृत्य, साहित्य, वास्तुकला और चिकित्सा अपनी जातीय विशेषताओं के लिए पूरे चीन में प्रसिद्ध है। यहाँ की जेड तराशी, कालीन जैसी शिल्पकारी की चीजें और आइडिलिस सिल्क भी बहुत प्रसिद्ध है। उइगर जाति के लोग गीत नृत्य में बहुत निपुण हैं। इनकी नृत्य गति, सौंदर्य और तीव्र चक्करों के लिए प्रसिद्ध है। इस जाति के वाद्य यंत्र में तंतु वाद्य, वायु वाद्य और ताल वाद्य, दसियों वाद्य यंत्र शामिल हैं। उइगर जाति इस्लाम धर्म में आस्था रखती है, इसलिए इनके रीति रिवाज इस धर्म से प्रभावित है। थिएनशान पर्वत श्रृंखला चीन के उत्तर पश्चिम के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के मध्य में फैली हुई है, जिससे शिनजियांग ऐसे दो भागों में बटा है जिसका प्राकृतिक दृश्य बिल्कुल अलग है। थिएनशान पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी तलहटी में तारिम बेसिन है। इस बेसिन के बीच में चीन का सबसे बड़ा ताकलीमकान रेगिस्तान है। थिएनशान पर्वत श्रृंखला की उत्तरी तलहटी में चुंगकार बेसिन है, जहां कारामाई तेल क्षेत्र और उपजाऊ ईली नदी घाटी है। दक्षिणी शिनजियांग की जलवायु शुष्क और हल्की गर्म है, जिसे सीमावर्ती क्षेत्र की दक्षिणी छांगचांग नदी घाटी कहते हैं। उत्तरी शिनजियांग की जलवायु ठंडी और भरपूर वर्षा और बर्फबारी होती है। दूर दूर तक फैले विशाल पूर्वी रेगिस्तान में कहीं कहीं नखलिस्तान नजर आते हैं। यहाँ बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य और हरे भरे खेत और बाग बगीचे लोगों का मन मोहते हैं। थिएनशान पर्वत श्रृंखला के उत्तर और दक्षिण में बसी उइगर जाति के रीति रिवाज लोगों को और भी आकर्षित करते हैं। शिनजियांग विभिन्न जातियों के मिलजुल कर रहने का स्थान है। उइगर जाति के अलावा अन्य दर्जनों अल्पसंख्यक जातियां यहाँ रहती हैं। उइगर जाति के अधिकतर लोगों की वंश परंपरा तुर्की और फारस की है, इसलिए उनके शरीर हृष्ट-पुष्ट, रंग गोरा, आंखें काली और बाल काले होते हैं। उइगर जाति के मकान और हान जाति के मकान के विन्यास में स्पष्ट अंतर है। उइगर जाति के लोगों का गृह द्वार उत्तर की ओर खुलता है। इसके विपरीत हान लोगों का गृह द्वार दक्षिण की ओर खुलता है। अधिकतर लोग अपना मकान नल नालियों के किनारे पर बनाना पसंद करते हैं, जहां फल फूल के पौधे लगा सकते हैं। इसलिए उइगर जाति के गांव में वर्ष भर ताजा फूल खिलते हैं। इस जाति के लोगों की वास्तुकला और घर की सजावट भी विशेष ढंग की होती है। वे पहले सुखाई गई कच्ची ईंटों से दीवार बनाते हैं, इसके बाद दीवारों की सफेदी करते हैं, फिर दीवारों पर लकड़ी के शहतीर लगाते हैं। बाद में वे शिनजियांग की विशिष्ट
चीची यानी एक्सनाथेरम स्प्लेंडेंस नाम की घास की चटाई छत पर लगाते हैं और अंत में उसके ऊपर मिट्टी पोतते हैं। कुछ लोग छत पर पॉलिश की गई ईंट लगाते हैं। इनके मकान पर मंगरा नहीं होती, इसलिए ढलवां चौरस छत बनाई जाती है। चौरस छत पर फल और अनाज सुखाया जा सकता है। गर्मियों में छत पर ठंडी बयार का भी आनंद उठाया जा सकता है। छत पर 1-2 रोशनदान बने होते हैं, जिनसे रोशनी कमरे के अंदर आ सकती है और कमरा हवादार होता है। दीवार में 1 मीटर ऊंची, ऊपर गोल और नीचे चौकोर धंसी जगह होती है, जो चूल्हे के काम आती है। इस चूल्हे की लपटों से सारा कमरा गर्म रहता है। कमरों के अंदर कालीन बिछी होती है। सब लोग इस पर ही बैठते और सोते हैं। उनके घरों में फर्नीचर बहुत कम होते हैं। धनी लोगों का घर शानदार होता है। चारों दीवारों पर मानवाकृतियों और फूल पौधों के सुंदर चित्र टंगे होते हैं। उइगर जाति के लोग बड़े ही मेहमान नवाज हैं। खास तौर पर दूर से आए मेहमानों का स्वागत स्वादिष्ट भोजन और सबसे अच्छी मदिरा से किया जाता है। क्योंकि उइगर जाति इस्लाम धर्म की अनुयायी है, इसलिए स्वागत के समय कठोर धार्मिक नियमों का पालन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बैल, बकरी, मुर्गी, बतख धर्म के अनुसार हलाल की जाती है। यदि ये पशु पक्षी अपने आप मर गए हों तो उन्हें खाने की मनाही है। बासी खाना भी मेहमान को कभी नहीं परोसा जाता। मेहमानों के आने पर हाथ धोने के लिए मेजबान चिलमची में पानी लाते हैं और मेजबान भी अपने हाथ धोता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वे लोग न तो हान जाति की भांति चॉपस्टिक से खाना खाते हैं और न पश्चिमी देश के लोगों की तरह चाकू और कांटे से खाते हैं, बल्कि भारतीयों की तरह हाथों से खाते हैं। उइगर जाति के लोगों का विशेष भोजन नान है। हर एक घर में मिट्टी और ईंटों से बना एक तंदूर होता है, जिसके अंदर का भाग चिकना होता है। इसे गर्म करने के बाद आटे से बनी नान इसके अंदर की दीवारों पर चिपकाकर सेंकी जाती है। नान का रंग थोड़ा भूरा होता है। ये खाने में स्वादिष्ट और कुरकुरा होता है, इसलिए मेहमान नान बहुत पसंद करते हैं। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत उइगर जाति के गांव, गीत, नृत्य के घर। उइगर जाति में मेहमानों के स्वागत में पुलाव और भेड़ का मांस खिलाने का रिवाज है। चावल, भेड़ के मांस, भेड़ के तेल, गाजर, अंडा, तेल, नमक, प्याज, मिर्च और शिनचांग की प्रसिद्ध किशमिश को मिलाकर पुलाव बनाया जाता है। मेजबान एक बड़े बर्तन में पुलाव भरकर मेज पर परोसता है और मेजबान और मेहमान सभी हाथ से खाते हैं। यदि मेहमानों को हाथ से खाना न आए तो मेजबान उन्हें चम्मच देता है, जिससे वे खुद निकालकर खा सकते हैं। उइगर जाति का मुख्य भोजन बैल और भेड़ का मांस है और भोजन पर आए मेहमानों के लिए मुख्यतः साबुत भेड़ तैयार किया जाता है। गेहुए रंग का भेड़, जिसका सिर सफेद रंग का हो, सबसे अच्छा माना जाता है। साबुत भेड़ व्यंजन में भेड़ के पूरे मांस की जरूरत होती है, जिसमें भेड़ की हड्डियां और विभिन्न भाग होते हैं। इसे नाना प्रकार के मसालों के साथ मिलाकर तलने, भूनने और उबालने के तरीकों से विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं। कभी कभी एक ही दावत के लिए 100 प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इन्हें देखकर मेहमान खूब प्रशंसा करते हैं। उइगर जाति के लोग मेहमान नवाजी के लिए न केवल अच्छा भोजन बल्कि अच्छी शराब भी देते हैं। उनकी शराब घर पर चावल, जौ और चिपचिपे कोदों को पीसकर खुद ही बनाई जाती है। शराब में सीटी न निकाली जाने की वजह से इसका स्वाद शुद्ध
और मीठा होता है। घोड़े के दूध से बनाई गई कुमिस शराब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। खजूर, शहतूत के फल और अंगूर से बनाई गई शराब भी मीठी होती है। इनमें शिनचांग के अंगूर की शराब सारे चीन में प्रसिद्ध है। शराब पीने और खाना खाने के बाद मेजबान पड़ोसियों को बुलाकर मेहमानों के साथ समारोह आयोजित करते हैं। जमीन पर कालीन बिछाकर मेजबान और मेहमान घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और नाच देखते हैं। उइगर जाति के सभी लोग गाने और नाचने में निपुण होते हैं। संगीत पर कोई व्यक्ति बीच में आकर नाचता या गाता है और घेरे में बैठे लोग भी नृत्य के ताल के साथ तालियां बजाते हैं। उइगर नृत्य की अपनी एक अलग विशेषता है। महिलाओं का नृत्य सौम्य, सुंदर और गतिपूर्ण होता है। वे दोनों हाथों को विभिन्न मुद्राओं में घुमाकर अपने दिल के भावों को प्रकट करती हैं। पुरुषों का नृत्य शक्तिशाली, पौरुष, उत्साह और तालपूर्ण होता है, जो उनके खुशमिजाज स्वभाव को व्यक्त करता है। उइगर जाति के पुरुष बिना बटन के लंबा लबादा पहनते हैं। वे एक लंबे कपड़े से कमर बांधते हैं। पहले महिलाएं चौड़ी आस्तीन वाले फ्रॉक के बाहर काले रंग की फतुही पहनती थीं। अब अधिकतर महिलाएं पश्चिमी शैली का कपड़ा और स्कर्ट पहनती हैं। कर्णफूल, चूड़ियां और हार महिलाओं के मनपसंद गहने हैं। त्योहार के समय महिलाएं अपना श्रृंगार करने के लिए भौं बनाती हैं, नाखून रंगती हैं और अन्य सौंदर्य आभूषण भी लगाती हैं। उइगर जाति की वेशभूषा में सबसे आकर्षक चीज छोटी फूलदार टोपी है, जो स्त्री पुरुष छोटे बड़े सभी पसंद करते हैं। मेले की चहल पहल वाली सड़क पर इस तरह की टोपी के स्टॉलों की एक अलग लाइन होती है। उइगर जाति की टोपी चौकोर होती है, जो काले, सफेद और रंगीन रेशमी धागों से कसीदाकारी करके बनी होती है। मूल्यवान टोपी सुनहरे और रुपहले धागों से कढ़ी और मोती जड़ी होती है। आमतौर पर पुरुषों की टोपी साधारण होती है, जबकि महिलाओं की टोपी पर सुंदर कढ़ाई होती है। वास्तव में ये एक बहुत सुंदर और बारीक दस्तकारी है। उइगर जाति की महिलाओं के बाल लंबे और सुंदर होते हैं। वे अपने बाल को कंघी करके गूंथती और चोटियां बनाती हैं। शादी से पहले लड़कियां करीब 10 से अधिक चोटियां बनाती हैं, किंतु शादी के बाद केवल 2 चोटियां गूंथती हैं और चोटी के निचले खुले हिस्से में रेशम की डोरी लपेटती हैं। वे सिर के ऊपर अर्धचंद्राकार कंघा सजावट के लिए लगाती है। पुराने जमाने में उइगर जाति की महिलाओं को रीति रिवाज के अनुसार बाहर निकलते समय रंगीन स्कार्फ या रेशम के कपड़े से मुंह ढकना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब महिलाओं और पुरुषों में समानता है। महिलाओं को सामाजिक गतिविधियों और उत्पादन श्रम के समय अपना मुंह नहीं ढकना पड़ता। उइगर जाति में बहुत से त्योहार हैं। इनमें से सबसे बड़ा त्योहार इस्लाम धर्म का परंपरागत त्योहार ईद उल अजहा यानी छोटी ईद है। ये त्योहार उइगर जाति का जातीय त्योहार भी है। त्योहार के पहले दिन घर घर में सफाई होती है। सब लोग बैल और भेड़ हलाल करने में व्यस्त रहते हैं और विभिन्न प्रकार के केक भी बनाते हैं। त्योहार के दिन सब लोग नहा धोकर बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद मित्र और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। मेहमान शानदार भोजन परोसता है और परिवार के सभी सदस्य और मेहमान एक साथ मिलकर भोजन में भेड़ का मांस, केक और फल खाते हैं। सब लोग खाते हुए बातचीत भी करते हैं। सजे धजे युवक युवतियां आंगन में या बाहर के चौड़े चौक पर खूब गाना गाते या नृत्य करते हैं। इसके साथ झूला झूलना, घोड़दौड़ और कुश्ती आदि मनोरंजन गतिविधियां आयोजित होती हैं। इस समय पूरी जाति के लोग खुश और आनंद में विभोर होते हैं।
श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत उइगर जाति के गांव, नृत्य के घर। श्रोता मित्रों, अगली बार हम इसी तरह चीन की किसी और अल्पसंख्यक जाति के रीति रिवाज को लेकर आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर और थांग महाभिक्षु के बाकी दोनों शिष्य राजा का संदेश लाने वाले अधिकारी के साथ राजमहल के दरवाजे पर जा पहुंचते हैं, जहां एक द्वारपाल तुरंत उनके आने की सूचना राजा को देता है और उनके प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर लेता है। तीनों शिष्य बिना सिर झुकाए हुए पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं। वहां जाकर वानर राजा से कहता है कि अगर वह सांचांग को अपना दामाद बनाना चाहता है तो वह उसे उपयुक्त आदर सत्कार क्यों नहीं दे रहा। यह सब सुनकर राजा डर के मारे पीला पड़ जाता है, पर फिर भी वह वानर का सामना करता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब राजा को यह पता चला कि वानर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो वह अपने ड्रैगन सिंहासन से फौरन नीचे उतर आया और परमादरणीय महाभिक्षु को हाथ से सहारा देकर बोला, जामाता महोदय, विधाता की कृपा से ही विवाह बंधन के द्वारा हमें आपके समान श्रेष्ठ व्यक्ति को अपना संबंधी बनाने का मौका मिला है। सांचांग ने राजा की कृपालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने सिंहासन पर लौटने का अनुरोध किया। राजा ने पूछा, वरीयता में द्वितीय शिष्य होने का श्रेय किसे प्राप्त है? शूकर ने और भी ज्यादा प्रभावशाली दिखने के लिए अपनी थूथनी बाहर निकाल ली और अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बताने लगा। जब राजा ने यह सब सुना तो वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसे शूकर की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। फलस्वरूप मूर्ख शूकर बेहद जोश में आ गया। वह अपना सिर हिलाने लगा, होठ सिकोड़ने लगा, कान ऊपर उठाने लगा और ठहाका मारकर हंसने लगा। सांचांग चिंतित हो उठा कि शूकर के इस दुर्व्यवहार से कहीं राजा डर ना जाए। उसने चिल्लाकर कहा, बाजे, अपने को काबू में रखो। इसके बाद ही शूकर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अच्छे व्यवहार का दिखावा किया। राजा ने फिर पूछा, और वरीयता में तीसरे शिष्य की दीक्षा कैसे प्राप्त हुई? अपने दोनों हाथ जोड़कर भिक्षु ऋतात्मा ने भी अपना परिचय दे दिया। यह सब सुनकर राजा संत्रस्त होने के साथ साथ बहुत खुश भी हुआ। खुश इसलिए हुआ क्योंकि उसकी पुत्री को जीवन साथी के रूप में एक जीवित बुद्ध प्राप्त हो गया था, और संत्रस्त इसलिए हुआ क्योंकि उसके साथ विविध प्रकार के 3 उपद्रवी देवता वहां आए थे। जब राजा प्रसन्नता और संत्रास के बीच झूल रहा था, तभी प्रधान ज्योतिषाचार्य ने अभिवेदन किया, विवाह का मुहूर्त इस महीने की 12वीं तिथि को निकला है। यह जल मूषक दिवस कहलाता है, जिसे विवाह समारोहों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। राजा ने पूछा, आज कौन सी तिथि है? ज्योतिषाचार्य ने जवाब दिया, आज
आज 8वीं तिथि है जो पृथ्वी वानर दिवस भी कहलाती है। इस दिन लंगूर फल प्रदान करते हैं। श्रेष्ठ जनों को प्रस्तुत करने और उनके सुझावों को स्वीकार करने के लिए यह अत्यंत उपयुक्त दिन है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने अधिकारियों को भेजकर शाही उद्यान के सभी महाकक्षों और मंडपों की सफाई करा दी। फिर उसने वहां अपने भावी दामाद और उसके तीनों प्रतिष्ठित शिष्यों के ठहरने का इंतजाम कर दिया ताकि वे लोग विवाह भोज और विवाह समारोह तक वहीं इंतजार कर सकें। कर्मचारियों ने राजा के आदेश का पालन किया। तब राज दरबार खत्म हो गया और अधिकारी गण चले गए। जब सांचांग और उसके तीनों शिष्य शाही उद्यान में पहुंचे तो रात काफी हो चुकी थी। उनके लिए शाकाहारी भोजन का इंतजाम कर दिया गया। शूकर ने खुश होकर कहा, आज हम लोग भोजन के सचमुच के हकदार हैं। शाही कर्मचारी चावल और नूडल बहंगियों में भर भर कर लाए। शूकर एक के बाद एक कटोरा चट कर गया। जब उसका पेट गले तक भर गया तब कहीं उसने खाना बंद किया। कुछ देर बाद बिस्तर लगा दिए गए और बत्तियां बुझा दी गई। फिर सब लोग बिस्तर में लेट गए। जब श्रद्धेय धर्माध्यक्ष को आसपास कोई सेवक नहीं दिखाई दिया तो उसने गुस्से में चिल्लाकर वानर से कहा, अरे ओ दुष्ट वानर खून, मैं हमेशा तुम्हारे ही कारण संकट में पड़ जाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि हम सीधे अपना पार पत्र पेश करने जाते हैं और तुम्हें सुसज्जित मीनार के पास जाने से रोका भी था। तुम मुझसे वहां जाकर एक नजर देखने का आग्रह क्यों करते रहे? अब देख लिया ना तुमने, जो मुसीबत तुमने खड़ी की है उससे जान छुड़ाने का भला क्या उपाय हो सकता है? वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, आपने भी तो कहा था। मेरे स्वर्गीय माता ने भी कढ़ी हुई गेंद फेंककर ही मेरे पिता को चुना था और उनसे विवाह किया था। मैं आपको वहां केवल इसलिए ले गया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप अतीत की उस घटना का कुछ आनंद लेना चाहते हैं। इसके अलावा दानवीर स्वर्ण आच्छादित मठ के वयोवृद्ध भिक्षु की बात भी मुझे याद थी और मैं यह पता लगाने के लिए वहां गया था कि राजकुमारी असली है या नकली। जब मैंने कुछ देर पहले राजा को देखा तो मुझे उसकी नजर कुछ अशुभ प्रतीत हुई, पर अभी मैं यह नहीं देख पाया कि राजकुमारी कैसी लगती है। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष ने पूछा, तुम्हारे राजकुमारी को देखने से क्या हो जाएगा? वानर ने जवाब दिया, सुनहरी पुतलियों वाली अपनी तेजस्वी आंखों से मैं यह बता सकता हूँ कि कौन असली है और कौन नकली, कौन अच्छा है और कौन बुरा, कौन अमीर है और कौन गरीब। मुझे पता चल जाएगा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और मैं सही और गलत के बीच फर्क कर सकूंगा। सांचांग जोर से चिल्लाया, फालतू का मजाक मत करो। वह निश्चित रूप से मुझे अपना दामाद बनाना चाहता है। अब हमें क्या करना चाहिए? वानर ने कहा, 12वीं तिथि को जब खुशी का मौका आएगा तो राजकुमारी निश्चित रूप से अपने माता पिता का अभिवादन करने के लिए बाहर निकलेगी। मैं पीछे खड़ा होकर उसे देख लूंगा। अगर वह सचमुच एक स्त्री हुई तो आप उसे विवाह करके इस राज्य के गौरव और वैभव का उपभोग कर सकेंगे। यह सुनकर सांचांग बहुत ही गुस्से में आ गया। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम भी कमाल के वानर हो जो अब भी मुझे बर्बाद करने पर तुले हो। जैसा कि उन्होंने कहा था, हम अपनी यात्रा का 97-98% भाग पूरा कर चुके हैं। फिर भी तुम मुझे अपनी धूर्ततापूर्ण वाणी से बर्बाद करने पर तुले हो। चुप रहो, अपनी दूषित जबान हरगिज न खोलो। अगर तुमने फिर से इस तरह का दुर्व्यवहार किया तो मैं वह मंत्र फिर से पढ़ने लगूंगा। यह तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर होगा। अब क्या था, मंत्र पढ़ने की बात सुनते ही वानर घुटने टेक कर बैठ गया और सांचांग से गिड़गिड़ा कर बोला, मंत्र ना पढ़िए गुरुदेव, मंत्र ना पढ़िए। अगर वह राजकुमारी सचमुच स्त्री निकले तो हम लोग विवाह के मौके पर राजमहल में हंगामा कर देंगे और आपको बाहर निकाल लेंगे।
जब गुरु शिष्य आपस में बातचीत कर रहे थे तो उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि रात काफी हो चुकी है। शूकर ने कहा, रात काफी हो चुकी है गुरुदेव, बाकी बहस कल सुबह करेंगे, आप सो जाइए, फौरन सो जाइए। इस तरह गुरु शिष्य सो गए। जल्दी ही सुनहरे मुर्गे ने बांग दी। राजा ने राज दरबार के लिए सिंहासन महाकक्ष में प्रवेश किया। जब सभी सैनिक अधिकारी गण राजा का अभिनंदन कर चुके तो उसने ऐलान किया, 12वीं तिथि को राजकीय भोजनशाला की ओर से एक विवाह भोज का आयोजन किया जाए। आज वसंत मदिरा तैयार की जाए और हमारे भावी दामाद का शाही उद्यान में सत्कार किया जाए। शिष्टाचार कार्यालय को आदेश दिया गया कि वह उन तीनों प्रतिष्ठित शाही संबंधियों को अतिथि मिलन आवास में ले जाए, जहां राजकीय भोजनशाला से उन तीनों के लिए एक शाकाहारी भोज का इंतजाम करने को कहा गया। दोनों जगहों पर शाही संगीत मंडली के कुछ कलाकारों के प्रोग्राम पेश करने और उनकी अच्छी तरह देखभाल करने और बसंतकालीन सौंदर्य का आनंद उठाने का इंतजाम भी कर दिया गया। जब शूकर को यह पता चला तो वह बोला, राजकुल श्रेष्ठ, हम लोग हमेशा अपने गुरुदेव के साथ रहते हैं, एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। चूंकि वे शाही उद्यान में मदिरा पान और स्वादिष्ट भोजन का मजा उठाने जा रहे हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं कि 2-4 रोज के लिए उन्हीं के साथ रहकर अपना मनोरंजन कर ले। तभी आपके द्वारा गुरुदेव को अपना दामाद बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यह नहीं हो सकता तो सौदा खत्म समझिए। जब राजा ने यह देखा कि शूकर कितना बदसूरत और कटुभाषी है, किस तरह सिर और गर्दन हिला रहा है, थूथनी बाहर निकाल रहा है और कान हिला रहा है, तो उसने इस डर से कि कहीं शूकर विवाह के मौके पर रंग में भंग न कर दे, उसकी बात मान ली। हमारे दामाद और हमारे लिए चीन यवन देश शाश्वत शांति महाकक्ष में भोज का आयोजन किया जाए। शेष तीनों महानुभावों के लिए विलंबशील वसंत मंडप में भोजन का इंतजाम किया जाए। हमें डर है कि कहीं गुरु और शिष्य को एक साथ बैठाना असुविधाजनक न हो। केवल तभी मूर्ख शूकर ने राजा के प्रति सम्मान दिखाया और उन्हें धन्यवाद दिया। जब सब लोग चले गए तो राजा ने अंदर के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे भोज की तैयारी करें और तीनों महल और 6 प्रांगणों में निवास करने वाले महारानियों और रानियों से कहा कि वे 12वीं तिथि को राजकुमारी के लिए केश आभूषणों, केक, व्यंजनों और विवाह से संबंधित बाकी वस्तुओं का इंतजाम करें। अब सुबह के लगभग 10 बज चुके थे। राजा ने एक वाहन बुलवा लिया। वह थांग महाभिक्षु को और बाकी लोगों को शाही उद्यान दिखाने ले जाना चाहता था। यह एक आलीशान उद्यान था। राजा काफी देर तक अपने साथियों के साथ उद्यान में चहलकदमी करता रहा और फूलों की बहार का मजा लेता रहा। तब शिष्टाचार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा वानर और उसके दोनों साथियों को विलंबशील वसंत मंडप में आमंत्रित किया गया, जबकि राजा थांग महाभिक्षु का हाथ पकड़कर उसे चीन यवन देश महाकक्ष में ले गया, जहां मदिरा पान और भोज का प्रबंध किया गया था। इस शानदार मौके पर नृत्य, संगीत और वाद्य संगीत का भी आयोजन किया गया था। जब श्रद्धेय धर्माध्यक्ष ने यह देखा कि राजा उसके प्रति बहुत सम्मान पूर्वक व्यवहार कर रहा है, तो वह समारोह में शामिल हुए बिना नहीं रह सका। वास्तव में वह खुशी का तो केवल दिखावा कर रहा था। अंदर से उसकी हालत बहुत दर्दनाक थी। वहां बैठे बैठे उसने देखा दीवार पर 4 सुनहरे स्क्रीन चित्र टंगे हुए हैं और उन चारों पर चारों मौसमों के दृश्य बने हुए हैं। हर चित्र पर किसी सुप्रसिद्ध विद्वान की कविता लिखी गई थी। वानर और बाकी दोनों शिष्य भी विलंबशील वसंत मंडप में एक शानदार दावत का मजा लेते रहे। मदिरा की कुछ प्यालियां गले से नीचे उतारने के बाद वे सब मस्ती से झूमने लगे। तब उन्होंने गुरुदेव के पास जाने का फैसला किया, जो राजा के साथ दूसरे भवन में मौजूद था। वहां मूर्ख शूकर को अपनी मूर्खता दिखाने का मौका मिल गया।
वह जोर से चिल्लाया, यह बहुत बढ़िया रहा। हम यहाँ बहुत बढ़िया जिंदगी बिता रहे हैं। आज हमने सचमुच बहुत मजा किया, लेकिन अब हमारा पेट गले तक भर चुका है और हमें सो जाना चाहिए। भिक्षु रेतात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुकर भैया, तुम सचमुच बहुत ही अशिष्ट व्यक्ति हो। गले तक भोजन करने के बाद भला कौन सो सकता है। थांग महाभिक्षु मंडप में लौट गया और शूकर को फटकारते हुए बोला, अरे ओ जड़बुद्धि, तुम्हारी बदतमीजी का भी हिसाब नहीं। क्या यह तुम्हारे इस तरह चीखने चिल्लाने की जगह है? अगर राजा को तुम्हारे इस बर्ताव पर गुस्सा आ जाता तो वह तुम्हारी जान भी ले सकता था। शूकर ने जवाब दिया, चिंता ना करें गुरुदेव, चिंता बिल्कुल ना करें। हम लोगों के साथ वह अपने दामाद के संबंधियों जैसा बर्ताव कर रहा है, इसलिए हम पर गुस्सा दिखाने के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं होगा। हम लोग तो केवल मजाक कर रहे थे, राजा से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। इस पर श्री धर्माध्यक्ष ने जोर से चिल्लाकर कहा, मूर्ख शूकर को यहाँ ले आओ, उस पर ध्यान दंड के 20 प्रहार करने चाहिए। तब वानर ने शूकर को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। सांचांग ने उस पर वार करने के लिए दंड उठा लिया। शूकर जोर से चिल्लाया, गुरुदेव, शाही दामाद महोदय, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। भोज में उपस्थित एक अधिकारी ने सांचांग से अनुरोध किया कि वह शूकर की पिटाई ना करे। शूकर उठ खड़ा हुआ और शिकायत भरे सुर में बोला, आप सचमुच एक श्रेष्ठ महाभिक्षु है, एक श्रेष्ठ शाही दामाद है। विवाह से पहले ही शाही कानून को लागू कर रहे हैं। इस तरह विलंबशील वसंत मंडप में उन्होंने एक रात बिताई। अगले दिन सुबह होने पर उन्होंने पहले की ही तरह भरपेट भोजन किया। जब वे लोग 3-4 रोज वहां रहकर मौज कर चुके तो शानदार 12वीं तिथि भी आ गई। राजकीय भोजनशाला के 3 अनुभागों के अधिकारियों ने राजा के समक्ष एक अभिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया, 8वीं तिथि को राज्याज्ञा प्राप्त होने के बाद शाही दामाद के राजमहल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अब केवल दुल्हन के साथ सामान वहां पहुंचाने का इंतजार किया जा रहा है। विवाह भोज की तैयारी हो चुकी है, जिसमें 4000 से ज्यादा अतिथियों के लिए मांसाहारी और शाकाहारी पकवानों का इंतजाम किया गया है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह अपने भावी दामाद को भोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने ही वाला था कि राजमहल के अंतःपुर से आकर एक खोजा ने सूचना दी, राजकुल श्रेष्ठ, महारानी ने आपको बुलाया है। तब राजा राजमहल के अंदर जा पहुंचा, जहां तीनों राजमहलों की महारानियां और 6 प्रांगणों की रानियां राजकुमारी को लेकर बातचीत और हंसी मजाक कर रही थी। वहां समूचा प्रासाद फूलों और किमखाब से सजा हुआ था। जब राजा अंदर पहुंचा तो उसकी महारानियों और अन्य रानियों ने राजकुमारी और राजमहल की अन्य महिलाओं के साथ बाहर आकर उसका स्वागत किया। राजा खुश होकर उन्हें कांतिमान विकिरण प्रासाद में ले गया। जब महारानियों, रानियों और बाकी महिलाओं ने राजा का यथोचित अभिवादन कर लिया तो राजा बोला, हमारी प्यारी बेटी, हमारी अच्छी राजकुमारी, हम समझते हैं कि 8वीं तिथि को तुमने सुसज्जित मीनार से गेंद फेंककर जब अपने जीवन साथी के रूप में एक भिक्षु को चुन लिया तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। सभी विभागों के अधिकारीगण हमारी इच्छा को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। चूंकि आज का दिन एक भाग्यशाली दिन है, इसलिए हमें तुरंत विवाह भोज में शामिल हो जाना चाहिए और वहां पहुंचने में देरी नहीं करनी चाहिए। राजकुमारी ने आगे कदम बढ़ाकर विनम्रता पूर्वक नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा के समक्ष अभिवेदन किया। राजकुल श्रेष्ठ पूज्य पिताश्री, अपनी बेटी को उसकी धृष्टता के लिए माफ करें। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। पिछले 3 दिनों में राजमहल के अंतःपुर में यह खबर फैल चुकी है कि थांग महाभिक्षु के साथ उनके 3 बहुत भयानक शिष्य भी आए हुए हैं। मैं उन्हें अपनी नजरों के सामने नहीं आने देना चाहती। मुझे डर है कि कहीं उन्हें देखकर मैं दहशत में न आ जाऊं।
इसलिए पूज्य पिताश्री, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उन तीनों को नगर से बाहर भेज दें, नहीं तो मेरी दुबली पतली काया को कहीं भीषण आघात न पहुंचे और हमें सर्वनाश का सामना न करना पड़े। राजा ने जवाब दिया, बेटी, तुमने याद न दिलाया होता तो शायद हम यह बात भूल जाते। वे लोग सचमुच बहुत कुरूप हैं और पिछले कुछ दिनों से हमने उनके निवास का इंतजाम विलंबशील बसंत मंडप में कर रखा है। आज सुबह हम सिंहासन महाकक्ष में लौटकर उनका पार पत्र लौटा देंगे और उनसे कह देंगे कि वे नगर से चले जाएं, ताकि हम बिना किसी रुकावट के विवाह भोज का इंतजाम कर सके। राजकुमारी ने धन्यवाद देने के लिए फिर एक बार झुककर प्रणाम किया। इसके बाद राजा अपने राजकीय वाहन में बैठकर सिंहासन महाकक्ष में चला गया, जहां उसने एक शाही आदेश जारी करके अपने भावी दामाद और बाकी तीनों महानुभावों को बुला भेजा। उधर थांग महाभिक्षु एक एक दिन बड़ी बेचैनी से गिनता जा रहा था। जब 12वीं तारीख आ गई तो उसने सुबह होने से पहले ही अपने तीनों शिष्यों के साथ परामर्श किया। उसने कहा, आज 12वीं तारीख है, अब हमें क्या करना चाहिए? वानर ने जवाब दिया, मैं राजा के इर्द गिर्द एक अशुभ वायु का अनुभव कर चुका हूँ, लेकिन उसने राजा को अभी तक ज्यादा प्रभावित नहीं किया और ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया। बात दरअसल यह है कि मैं अभी तक राजकुमारी को नहीं देख पाया। अगर वह बाहर आ जाए और मुझे एक बार अपनी आंखों में झांकने दे तो मैं फौरन पता लगा सकता हूँ कि वह असली है या नकली। तब मैं कोई ना कोई उपाय कर सकूंगा। चिंता ना करें, अब राजा हमें अवश्य बुलाएगा और हम तीनों को नगर से दूर भेज देगा। आप राजा का निमंत्रण स्वीकार कर ले, डरने की जरूरत नहीं है। मैं चकमा देकर लौट आऊंगा और आपकी रक्षा करने के लिए आपके बिल्कुल करीब रहूंगा। जब गुरु शिष्य आपस में बातें कर रहे थे तो एक शाही अश्वपाल वहां आ पहुंचा। उसके साथ शिष्टाचार कार्यालय के अधिकारी भी थे जो राजा का निमंत्रण लेकर आए थे। वानर ने कहा, चलो चले, मुझे यकीन है कि वे लोग हम तीनों को विदा कर देंगे और गुरुदेव को विवाह के लिए रोक लेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शातांग का नमस्कार। श्रोताओं को राकेशवत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पिछले बात में हमने मुख्य तौर पर चीन में अस्पताल में जाकर डॉक्टर को दिखाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यों पर विचार किया था। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 我给你开点儿感冒药， मैं आपको जुकाम की कुछ दवा देता हूँ। 每天吃几次？ हर रोज कितनी बार दवा खानी है? 一天3次，每次一片。 दिन में 3 बार और हर बार एक गोली लेनी है। 回去多喝水，好好休息。 वापस लौटने के बाद खूब पानी पीजिए और अच्छी तरह आराम कीजिए। राकेश जी, लगता है आज भी आप ठीक नहीं है। बोलने में कोई तकलीफ है क्या? गले में खारिश है? लगता है कि आपको खांसी हो जा रही है। जी हाँ, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, फिर खांसी की दवा ले लूंगा। हिंदी में तो डॉक्टर अक्सर कहते हैं, मैं आपको जुकाम की कुछ दवा देता हूँ। चीनी भाषा में इसे कैसे कहेंगे? चीनी में कहते हैं, 我给你开点儿感冒药。 वो给你开点儿感冒药。 我 मैं 我 给
आपको देती हूँ। 给你 या आपको देता हूँ। खाए नुस्खा लिखना। 开 त्यार यानी कि कुछ। 点儿 感冒药 जुकाम की दवा। 感冒药我给你开点儿感冒药。我给你开点儿感冒药 मैं आपको जुकाम की कुछ दवा देता हूँ। आइए सुने आज के बाद की पहली बातचीत। 你感冒了，我给你开点感冒药。好的，小仓जी दवा कैसे लें? आप डॉक्टर से पूछें每天吃几次 हर रोज कितनी बार दवा खानी है? 每天吃几次？每天 हर रोज 每天吃 खाना 吃几次 कितनी बार 几次？每天吃几次每天吃几次？हर रोज कितनी बार दवा खानी है? आइए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 每天吃几次？一天3次，每次1片。 शाओथांग जी मुझे ये भी बताइए इस नुस्खे पर चीनी भाषा में क्या लिखा हुआ है? मुझे दिखाइए। ओहो, इस पर लिखा हुआ है कि दिन में 3 बार ये दवा खानी है और हर बार एक गोली लेनी है। अच्छा समझ गया। दिन में 3 बार और हर बार एक गोली लेनी है। कृपया चीनी भाषा में फिर एक बार मुझे बता दीजिए। 一天3次，每次1片。一天3次，每次1片。一天 एक दिन 一天3次 3 बार 3次，每次 हर बार 每次1片 एक गोली 1片。一天3次，每次1片。一天3次，每次1片。दिन में 3 बार और हर बार एक गोली। आए एक बार फिर सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 每天吃几次？一天3次，每次1片。 अंत में आमतौर पर डॉक्टर आपको परहेज रखने के लिए कुछ बता सकते हैं। मसलन वे क्या कहेंगे? आपको खांसी है इसलिए वे कह सकते हैं 回去多喝水，好好休息。वापस लौटने के बाद खूब पानी पीजिए और अच्छी तरह आराम कीजिए। 回去多喝水，好好休息。回去 लौटना 回去多 यानी कि ज्यादा 多喝水 पानी पीना 喝水，好好 अच्छी तरह 好好休息 आराम करना 休息。回去多喝水好好休息 वापस लौटने के बाद खूब पानी पीजिए और अच्छी तरह आराम कीजिए। 回去多喝水，好好休息。 आए अब सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत। 回去多喝水，好好休息。知道了，谢谢。 राकेश जी, क्या आपने देखा है कि 每天吃几次，回去多喝水，好好休息 इन दोनों वाक्यों में करता नहीं है। जी हाँ, पर क्यों? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। चीनी भाषा में वाक्य को सरल बनाने के लिए कुछ निश्चित वातावरण में अक्सर वाक्य के तत्व कम किए जा सकते हैं। बजट में अक्सर कर्ता को छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए 每天吃几次，回去多喝水，好好休息 ये हिंदी भाषा के व्याकरण से मिलता जुलता है। हिंदी में भी ये पूछा जाता है कि दिन में कितनी बार लें। मैं समझ गया। 每天吃几次 इस वाक्य को लीजिए। यहाँ पर डॉक्टर को मालूम है कि उनके साथ बातचीत करने वाला केवल मैं हूँ। ये एक निश्चित वातावरण है, इसलिए ऐसे वाक्य में कर्ता लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। 回去多喝水，好好休息 ये दोनों वाक्य भी ऐसे ही हैं। क्योंकि बातचीत करने वाला स्पष्ट है, इसलिए ऐसे वाक्य में कर्ता जोड़ना जरूरी नहीं है। जैसा कि हिंदी में ज्यादा पानी पीना और अच्छी तरह आराम करना कहा जाता है। अच्छा श्रोता दोस्तों, आज के पाठ एक बार फिर सुनते हैं। बातचीत 1, 你感冒了，我给你开点感冒药。好的。 बातचीत 2, 每天吃几次？一天3次，每次1片。
Budget 10，回去多喝水，好好休息。知道了，谢谢。 अच्छा श्रोता दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। अब शांतन और राकेश वत्स को आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार। सीजीटीएन हिंदी सेवा 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर सीजीटीएन की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।